नमस्कार, मैं कपिल शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी नेट अचीवर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम रिसर्च के स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। रिसर्च का एक ये पार्ट होता है रिसर्च के स्टेप्स, यानी कि जब रिसर्च को शुरू करते हैं, अनुसंधान को शुरू करते हैं, तो उससे पहले किसको चूज किया जाता है, उसके बाद किसको चूज किया जाता है, यानी कि अनुसंधान प्रक्रिया के चरण है वो हम उसको आज करेंगे। क्या कहा गया है? अनुसंधान एक कठोर प्रक्रिया है, ये सभी को मालूम है। जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें हमारे सामने काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसका पालन करने के लिए एक निश्चित आचार संहिता की आवश्यकता होती है। व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से इस प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए व्यक्ति को कई चरणों का पालन करना पड़ता है, कई स्टेप्स का पालन करना होता है। इन चरणों से सटीक निष्कर्ष निकालने के लिए एक निश्चित तरीके से करीबी संबंधित गतिविधियों की एक श्रृंखला प्राप्त हमें होती है। एक वैज्ञानिक प्रक्रिया होने के बावजूद एक शोध को एक विज्ञान की तुलना में कला के रूप में मानना चाहिए। क्या वास्तव में किसी भी शोध को अपने निष्कर्षों को दर्शाने ये परिभाषित करता है कि पूरी प्रक्रिया को कितनी अच्छी तरह से निष्पादित किया गया है। अनुसंधान शैक्षणिक में शामिल मुख्य चरण निम्नलिखित है, यानी स्टेप्स कौन कौन से हैं। अनुसंधान समस्या का चयन, यानी कि प्रॉब्लम क्या है, पहले हम उसको चूज करेंगे। फिर हम करेंगे साहित्य समीक्षा, साहित्य समीक्षा करेंगे। फिर परिकल्पना बनाएंगे, यानी कि उसका ढांचा बनाएंगे। परिकल्पना, हमें रिसर्च में क्या क्या करना है। फिर उसके डिजाइन को तैयार करेंगे। फिर हम सैम्पलिंग तकनीक का निर्णय लेंगे कि हमें कौन सी सैम्पलिंग इसमें इस्तेमाल करनी है। फिर हम डाटा को इकट्ठा करेंगे। फिर हम उसको विश्लेषण करेंगे कि इसमें कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो रिसर्च के लिए आगे काम आएगी। फिर हम परिकल्पना का परीक्षण करेंगे कि हम इसमें हाइपोथेसिस कौन सी परिकल्पना है वो स्टिक्स बैठेगी। फिर सामान्यीकरण की ओर व्याख्या करेंगे। उसके बाद हम रिपोर्ट लेखन तैयार करेंगे कि हमें ये हमारा खाका है, ये हमारा ढांचा है, जिससे हम आगे इस पे काम करेंगे। इसे अकादमिक डिग्री के उद्देश्य से थीसिस लेखन भी कहते हैं। अब पहली बात आती है कि एक शोध समस्या में क्या क्या हो सकती है, किस प्रकार से हम उसका चयन करेंगे। अनुसंधान प्रक्रिया अनुसंधान समस्या की पहचान करने के साथ शुरू होती है। ये शोध समस्या चिंता का वह क्षेत्र है जिसे शोधकर्ता ने अध्ययन के लिए चुना होता है। चयन यादृच्छिक नहीं हो सकता, यानी कि हम अपनी मर्जी से उसमें कुछ भी नहीं लिख सकते, जबकि समस्या को गहन समझ की आवश्यकता होती है। हम अपना पक्ष बिना कुछ पढ़े नहीं डाल सकते उसमें। जब हम उसको धीरे धीरे रीडिंग करेंगे, उसको पढ़ेंगे, जब उसके बाद जो चीज़ें निकल के आएंगी वो हमारी क्या होगी, मेन समस्या होगी। ये नहीं है कि हमने कोई भी चीज़ देखी और तुरंत उस पर फैसला ले लिया, नहीं। वो धीरे धीरे उस पर क्या होता है, काम करना होता है। जो महत्वपूर्ण चीज़ें निकल के आती हैं उसको हम समस्या बोलेंगे। आमतौर पर शिक्षाविदों में एक शोध समस्या परेशान करने वाला प्रश्न है जो साहित्य या सिद्धांत या हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में मौजूद है। वही हमारी क्या होती है, समस्याएं होती हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अनुसंधान प्रश्न या विषय व्यवहारिक और सामाजिक रूप से व्यवहार्य और राजनीतिक रूप से स्वीकार्य होना चाहिए। इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ऐसा विषय होना चाहिए जो मुख्य रूप से शोधकर्ता के अध्ययन में दिलचस्पी लेता हो। ये नहीं है कि रिसर्चर चाहता नहीं कि चीज़ को ले और उसको ज़बरदस्ती ले लिया जाए, वो बेहतरीन रिसर्च नहीं हो सकता है। उसकी इंटरेस्टिंग, उसकी रुचि के अनुसार ही समस्याओं का चयन करना होता है। साहित्य समीक्षा, समस्या का चुनाव कर लिया। अब जो हमारे पास जो लिटरेचर है उसको हम क्या करेंगे, समीक्षा करेंगे, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं। एक बार जब हमने अनुसंधान समस्या को हल कर लिया तो अगला कदम विषय को अच्छी तरह से समझना होगा, यानी कि हमें किस टॉपिक पे रिसर्च करना है उसको हमें गहन अध्ययन करना होता है। जैसे कि हिंदी की बात करें तो प्रेमचंद का किसानी जीवन हो गया, या फिर प्रसाद का जो ऐतिहासिक तथ्य जो लिए गए हैं उस पर हमें रिसर्च करना है। तो पहले हम डाटा को देखेंगे, उसके बाद जो उसके बारे में जो लिखा गया है उसको गहन अध्ययन से हम पढ़ेंगे। वो क्या होता है, साहित्य समीक्षा होती है।
इसके लिए एक व्यापक साहित्य समीक्षा की आवश्यकता होती है। साहित्य की समीक्षा से हमारा तात्पर्य उन सभी मौजूदा शोध कार्यों के अध्ययन से है जो हमारे शोध प्रश्न से संबंधित है। यह चरण उसी क्षेत्र में किए गए काम की मात्रा की जांच करने में भी मदद करता है। अक्सर एक शोध समस्या जिसमें कोई मौजूदा साहित्य नहीं है और इसके अधिक व्यवहारिक और यथार्थवादी बनाने के की ट्रेंड किया जाता है, आगे प्रशिक्षित है वो किया जाता है। अब हम परिकल्पना कैसे बनाएंगे। अगले चरण में परिकल्पना का सूत्रीकरण शामिल है। यह एक तकनीकी प्रक्रिया है, इसमें बहुत अधिक सटीकता की आवश्यकता होती है, यानी कि हम इसमें गलत जानकारी है वो नहीं डाल सकते। परिकल्पना बनाना शोधकर्ता के अनुभव और ज्ञान पर निर्भर करता है। शोध साहित्य में परिकल्पना अक्सर एक शिक्षित अनुमान को प्रदर्शित करता है, क्योंकि एक साक्ष्य के आधार पर अपेक्षित परिणाम का सुझाव देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो परिकल्पना उस घटना के लिए एक प्रस्तावित स्पष्टीकरण है जिसे एक शोध प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए प्रशिक्षण करने की आवश्यकता है। सांख्यिकी स्टैटिक्स परिकल्पना आमतौर पर यदि तो प्रारूप में लिखी जाती है, प्रारूप शुरू में ही होता है, उसमें ही ये लिखी जाती है। अनुसंधान डिजाइन तैयार करना चरण नंबर 4 स्टेप 4 है। ये एक तकनीकी चरण है जिसमें विशेषज्ञता और दक्षता की आवश्यकता होती है। शोध समस्या प्रश्न और परिकल्पना के गठन को अंतिम रूप देने के बाद शोधकर्ता अनुसंधान डिजाइन तैयार करने के लिए आगे बढ़ता है। परिभाषा के अनुसार अनुसंधान डिजाइन उन रणनीतियों एक रूपरेखा को संदर्भित करता है, प्रदर्शित करता है जो अनुसंधान की समस्या को दूर करने के लिए एक सुसंगत योजना बनाते हैं। डेटा संग्रह, माप और डेटा विश्लेषण सहित अनुसंधान प्रक्रिया में शामिल बाकी चरणों के एक लेखाखा माना जाता है, एक ढांचा माना जाता है। सैंपलिंग तकनीक का निर्णय करना, कौन सी हम सैंपलिंग करेंगे। अगला चरण क्या होता है, सैंपलिंग तकनीक को तय करने के बारे में। शोध में एक नमूना लोगों वस्तुओं के समूह है जिसे पूरी तरह से आबादी से लिया जाता है। जैसे कि हमने किसी का इंटरव्यू लिया 100 में से, फिर आप देखेंगे उसमें से 5 बेस्ट कौन से हैं, वो क्या होती है, सैंपलिंग का चयन होता है। नमूनाकरण यादृच्छिक गैर यादृच्छिक किया जा सकता है। नमूना जनसंख्या और आकार का निर्णय लेते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि चुनी गई आबादी को ब्रह्मांड या विश्व समग्र रूप से जनसंख्या प्रतिनिधित्व करने की आवश्यकता होती है। एक अच्छी सैंपलिंग तकनीकी निष्कर्षों को सामान्य बनाने में मदद करती है। मोटे तौर पर नमूने के 5 प्रकार होते हैं। यादृच्छिक, खुद की इच्छा, व्यवस्थित करना, उसको सुविधा के अनुसार करना, क्लस्टर और सूत्रीकृत नमूनाकरण। इनका विवरण यानी कि ये 5 स्टेप्स होते हैं किसके, सैंपलिंग के। फिर होता है डेटा संग्रह। ये वास्तव में एक शोध प्रक्रिया का सबसे जटिल हिस्सा होता है। कई बार हमें पता नहीं होता कि हमें कौन कौन डाटा इकट्ठा करने हैं, हम गैर जरूरी भी इकट्ठा कर लेते हैं। इसमें उत्तरदाताओं को चुने हुए नमूनों की जानकारी एकत्र करना शामिल है। डेटा संग्रह 2 तरीकों से किया जा सकता है, प्राथमिक और माध्यमिक। प्राथमिक कौन से होते हैं, जो हमारे डॉक्यूमेंट्री होती है वो क्या होती है, प्राथमिक होती है। प्राथमिक डेटा संग्रह सूचना सीधे उत्तरदाताओं से एकत्र की जाती है। इस संबंधित आबादी के बारे में पहला प्राप्त ज्ञान है। प्राथमिक डेटा व्यक्तिगत साक्षरता, अवलोकन, प्रश्नावली, कार्यक्रम आदि जैसी विधियों के माध्यम से किया जा सकता है। जो हमारे सामने प्रत्यक्ष चीज़ें होती हैं वो कौन सी होती है, प्राथमिक होती है। फिर द्वितीय कौन से होते हैं, लेखागार, डॉक्यूमेंट्स, संस्मरण, आत्मकथाएं, पत्र पत्रिकाएं जैसी पद्धतियां माध्यमिक डेटा संग्रह के हिस्सा मानी जाती है। जैसे कि आपको बता दिया गया कि आपको लोक जीवन पे रिसर्च करना है। लोक जीवन मतलब जो भी गाँवों की पृष्ठभूमि होती है, वहाँ के लोग होते हैं, उनके बारे में पढ़ना होता है। उन व्यक्तियों के बारे में आप रूबरू जाके पूछेंगे, वो क्या होता है, प्राथमिक होता है। फिर आप आएंगे सेकेंडरी। सेकेंडरी क्या होता है, यानी कि लोक जीवन के बारे में क्या क्या लिखा गया है, उन डॉक्यूमेंट्स की आप खोज करेंगे, उनको लेंगे। वो कौन सी है, सेकेंडरी स्टेप्स है। डेटा विश्लेषण, डाटा आपने इकट्ठा कर लिया, अब उसका क्या करना है, विश्लेषण करना है। डेटा के विश्लेषण के लिए कई बारीकी संबंधित गतिविधियों की आवश्यकता होती है जो एकत्र किए गए डेटा को सरल और श्रेणीबद्ध करते हैं। इसमें कोडिंग, सारणीकरण, संपादन आदि शामिल हो सकते हैं।
आवश्यक डेटा एकत्र संसाधित करने के बाद इसे विवरण, स्पष्टीकरण, कथन, निष्कर्ष, अनुशंसा, सुझावों के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है। इन दिनों शोधकर्ता डेटा का विश्लेषण करने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का व्यापक उपयोग करता है। अब परिकल्पना का प्रशिक्षण करेंगे, कैसे करेंगे आगे पढ़ते हैं। बाद में विश्लेषण किए गए डेटा का उपयोग परिकल्पना का प्रशिक्षण करने के लिए किया जाता है। परिकल्पना प्रशिक्षण का अर्थ है ये निर्धारित करना है कि जो डेटा हमने इकट्ठा किया उसके नमूने के लिए परिकल्पना पूरी आबादी के लिए सही है या नहीं, रिसर्च किया है वो कितना महत्वपूर्ण है। ये इस चरण में जो हम निर्धारित करते हैं परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया गया है या स्वीकार किया गया है। किसी परिकल्पना को अस्वीकार किया जाता है या स्वीकार किया जाता है। इसकी गणना सांख्यिकी रूप से की जाती है, स्टैटिक्स रूप से की जाती है। सामान्यीकरण और व्याख्या। परिकल्पना का प्रशिक्षण किए जाने के बाद शोधकर्ता सामान्यीकरण और व्याख्या करने की स्थिति में होता है, यानी कि उसको ऐसी भाषा में लिखना होता है कि अगले वाला आसानी से समझ जाए। समाज के लिए वो कितना महत्वपूर्ण है वो क्या होता है, सामान्यीकरण होता है। ये स्तर पर जब सिद्धांत तैयार किया जा सकता है। अगला है रिपोर्ट लेखन, लास्ट है। यह अंतिम चरण होता है जिसमें एक निर्धारित प्रारूप में परिणामों या निष्कर्षों का साझा करना शामिल है। किसी रिपोर्ट या थीसिस को कैसा लिखा जाता है, एक संस्थान से दूसरे संस्थान से भिन्न होता है। इस प्रकार से क्या है, ये रिसर्च के स्टेप हैं। ये स्टेप्स ऑफ रिसर्च कंप्लीट हुआ। कल हम टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।